इंटरनेशनल रिलेशंस रिश्तों में एतबार वादों पर नहीं, इक्वेशंस पर कीजिए। यानी कि दो नेशंस के बीच में जो ट्रीटीज हुई, जो पार्टनरशिप हैं, जो अलायंसेस हैं, उस पर एतबार नहीं, उस पर विश्वास नहीं, आज की इक्वेशन पर कीजिए। कौन किसके लिए कितना ज़रूरी, ये कभी भी शिफ्ट हो सकता है। कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय एक मेजर शिफ्ट से होकर जा रही है और आगे आने वाले 5 से 10 साल वो डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ी ताकतें बनेंगे, किसके पास मेजर इन्वेस्टमेंट आएगा, सिक्योरिटी किसकी जितनी सिक्योर होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मुख्य किरदार निभाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर आपका क्या रुख होगा। तो देखते हैं ज़रा क्या चलने वाला है। अभी कहा जा रहा है कि एक न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है बिटवीन यूएसए एंड रशिया चाइना। कोल्ड वॉर ये टर्म पहले यूज़ की गई थी 1945 से 1991 के पीरियड के बीच में। तो क्या अब नया कोल्ड वॉर है? कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि युद्ध जैसी सिचुएशन है लेकिन अभी युद्ध नहीं हुआ है। अब इसमें यूएस का डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि जो पुरानी ट्रीटीज हैं वो इस वजह से बदलती हैं कि भाई तुम पर हम पहले रिलाय कर सकते थे यूएस से, अब नहीं कर सकते। क्या इसका एक रीजन है कि यूएस से डिक्लाइन हो रहा है, उसके हाथ से जो वर्ल्ड पर एक हेजेमनी है वो निकलती जा रही है और उसको रिप्लेस करने शायद चाइना आ रहा है। और इसी वजह से अगर जो बिडेन मतलब उनके अगर आप 100 विजिट्स की बात करेंगे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में की, तो 90 विजिट्स ऐसी हैं जिसमें उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया, चाइना के खिलाफ कोई ग्रुपिंग बनाने की बात की, उसी में कुछ इनिशिएटिव की बात की। तो क्या वो थ्रेट बिल्कुल विजिबल है? तो यूएसए का कहना है कि भाई थ्रेट देख रहे हो तो हमारी इकोनॉमी को देखो, हमारी इकोनॉमी तो वाइब्रेंट है और आज भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में वी हैव अ स्ट्रांग पोजीशन। हमारी इकोनॉमी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस रखती है। दुनिया की बिग टेक कंपनीज यूएसए की हैं। तो आप दुनिया में जिन प्लेटफॉर्म्स पर अपना बिजनेस करते हैं ना, जो फीस देते हैं, पैसा यूएसए की तरफ ही जाता है और जिसके पास पैसा उसका दूसरों के लिए कुछ करने का या डिफेंस का जो पावर है वो ज़्यादा रहेगा। सॉफ्ट पावर, हम कहेंगे सॉफ्ट पावर में तो देखो भाई डेंट लगा है। कारण अफगानिस्तान से आप चले गए और उसके बाद अफगानिस्तान का हश्र, वादा किया था कि डेमोक्रेसी लाएंगे और स्थिति देखिए। इराक में इंटरवीन किया, उसकी स्थिति देखिए। लीबिया में इंटरवीन किया, उसकी स्थिति देखिए। जब यूएसए सुपर पावर स्टेटस को क्लेम करना चाह रहा था तो उसमें रीजन ये था, वो कह रहा था कि आई एम गोइंग टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। एक स्कॉलर हुए थे यूएसए के, मॉर्गेंथ्यू, उन्होंने एक हिदायत दी थी यूएसए को कि वर्ल्ड वॉर 2 में जीत तो गए हो लेकिन जीतने वाली ताकत कभी कभी ज़्यादा गुमान में हो जाती है और गुमान में होकर कई बार वो बैकफुट पर हो जाती है। आप कहेंगे भाई जीतने वाली ताकत बैकफुट पे कैसे होगी? तो फ्रंट फुट पे होगी। मॉर्गेंथ्यू का कहना था जीतने वाला ना बाकी सब लोगों को कैजुअली लेने लगता है कि यार हमारा स्टेटस तो ऊपर है। वो पीस, ट्रैंक्विलिटी, लीडरशिप, ट्रीटी, इनकी बातें करने लगता है। मॉर्गेंथ्यू ने सलाह दी थी यूएसए यू हैव टू बी एन इंटरवेंशनिस्ट पावर। आपको दखल देने वाली शक्ति बनना पड़ेगा। दखल का मतलब आपको कहीं जगह अगर लगेगा कि ये सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही तो वहाँ पर आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, जैसे कि इराक में इंटरवीन किया। ग्लोबल जीडीपी अगर कंपैरिजन करें दो डेटा, जैसे 1980 में जो टोटल वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका लगभग 1/4 25.16% तो यूएसए का था। तो सोच कर देखो 193 नेशंस एक तरफ और एक यूएसए कह रहा है 1/4 प्रोडक्शन हम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए 44 ईयर्स लेटर, लेकिन अभी 25.95। तो अभी भी भाई 1/4 के लगभग गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल प्रोडक्शन है वो तो यूएसए से हो रहा है। तो क्या यूएसए इस डेटा को दिखाकर आपसे कहना चाहता है, आप कह रहे हो हमारा डिक्लाइन हो रहा है? कहाँ डिक्लाइन हो रहा है? ज़रा हम इसके अंदर जाते हैं, तफ्तीश करते हैं। डेमोक्रेसी देखिए, ये डेमोक्रेसी के फ्लैग बियरर अपने आप को बताते हैं। लेकिन याद है आपको लास्ट चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने, देखिए ये जो रेड वाला आपको एरिया दिख रहा है ये वो स्टेट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, ब्लू वाली बाइडेन के पास सीट जाता तो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन आपने सुना होगा कैपिटल बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ये दुनिया को कहते हैं हमारी जैसी डेमोक्रेसी बनो, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा, इंडिया में तो नहीं देखा भाई कि चुनाव के नतीजे आए और इनके जो लीडर हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई अभी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो सपोर्टर्स ने आगजनी कर दी।
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुए, जिसके बाद जिसका इंपैक्ट यूरोप पर भी पड़ा, दुनिया के कई देशों पर पड़ा। तो ये कहना कि भाई तुम्हारा मॉडल बेस्ट है, ये कहां तक सही है? अगर आपकी इकोनॉमी जिस तरीके से आप चलाते हैं, आप कहते हैं हम भी वैसे चलाएं, फ्री मार्केट रखें, गवर्नमेंट को बैकफुट पर रखें, कॉरपोरेट को बढ़ावा दें, केवल कॉरपोरेट को बढ़ावा दें, मतलब रेगुलेशन की पावर कम रखें, तो उससे तो ये हश्र हो सकता है। लेमन ब्रदर्स और ये बैंक मतलब समझ लीजिए कि बर्बाद हो गए थे। बैंक्स पे रेगुलेशन इतना कम था कि बैंक ने इतना लोन दे दिया मार्केट में कि वो रिकवर ही नहीं हो पाया। सोशल प्रॉब्लम्स, जिस भी देश में सोशल प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती रहती हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसका भविष्य क्या होने वाला प्रेडिक्ट किया जा सकता है? यूएसए में गन वायलेंस, क्रॉनिक पॉवर्टी, होमलेसनेस, ड्रग एब्यूज, अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं तो देश बनता किससे है? लोगों से ही तो बनता है। तो अगर लोग कमज़ोर होते जाएंगे तो भाई फिर हश्र क्या होगा? लेकिन यूएसए का कहना है कि आज दुनिया जिन इंस्टीट्यूशंस व जिन रूल्स के बेसिस पर चलती है वो हमने मेजरली बनाए। जैसे जुलाई 1944 में मीटिंग हुई ब्रिटेन वुड, और उसके बाद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बने। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जिनको कहा जाता है ब्रिटेन वुड ट्विंस, ब्रिटेन वुड के जुड़वा। उसके बाद 1995 में डब्ल्यूटीओ बनता है। लेकिन इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में की रोल किसका था? यूएसए का। तो यूएसए कह रहा है ये भी तो हमारा पावर है, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, यहाँ पर हमारा रोल। इसके बाद इन्होंने नेटो बनाई, सीटो, सेंटो। चलो भाई ये वाला तो काम नहीं करा, लेकिन भाई नेटो तो अभी तक चल रही है। तो यूएसए का कहना है सबसे बड़ा कलेक्टिव डिफेंस का अगर कोई मिलिट्री अलायंस है तो वो तो नेटो है, वो तो हमारे पास है। चाइना को इन्होंने आज का बेहमौत बना दिया। 1970s में रिचर्ड निक्सन की एक विजिट होती है चाइना में। वहाँ पर डेंग जियाओपिंग आ गए थे, तब तक माओ ज़ेडोंग एक्सपायर हो चुके थे। माओ ज़ेडोंग तो भाई सीधे सीधे खिलाफ थे यूएसए के। डेंग जियाओपिंग को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना। जैसे ही निक्सन पहुँचे वहाँ पर चाइना में, तो यूएस प्रेसिडेंट, तो कहा गया कि ये विजिट दुनिया को बदल देगी, केवल चाइना को ही नहीं। आपको नहीं लगता वाकई वो बात सही थी? उसके बाद यूएस ने चाइना के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। चाइना को अपनी कंपनीज की फैक्ट्री बना दिया। चीप लेबर, यू कैन से लूज, और यू कैन से इजी लेबर लॉज, मतलब वहाँ पर प्रोटेक्शंस काफ़ी कम, एनवायरमेंटल लॉज भी वीक। और इसका फ़ायदा किसको हुआ? यूएस की कंपनीज को हुआ। तो यूएस की कंपनीज ने फ़ायदा उठाया और चाइना को इतना मजबूत भी बना दिया, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट होगा तो पैसा इस तरफ आएगा। फिर इस बहाने चाइना की कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट लेना स्टार्ट किया इन कंपनीज के प्रोडक्शन का। फिर उसके बाद यूएस ने रुक किया कि अब हमें इंटरवीन करना होगा इराक, अफगानिस्तान, लीबिया एटसेट्रा। और वहाँ पर जो फेलियर्स हुए उससे यूएस की इमेज को डेंट लगी। जो इतना ज़्यादा खर्चा यूएस ने कर दिया इन देशों में जाकर, कितने जवान शहीद हो गए, अब जनता कहने लगी कि भाई हम ही क्यों पे करें, दुनिया भर का जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, उस देश में क्या चल रहा है, हम अपने आप को सिक्योर रखें। वाई ऑन टैक्स पेयर्स मनी यू आर इंटरवीनिंग इन सो मैनी नेशंस। अब ये जो वेव चल रही थी लोगों के अंदर, इसको पहचाना डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट और कहा कि पे योर शेयर, कहा कि ये जो नेटो है, नेटो में हम ही थोड़ा ना, ये सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस भी हैं, तो इनका जितना शेयर बनता है ये भी तो देना। क्यों यूएसए सबसे बड़ा अमाउंट देता है नेटो में? तो ये क्वेश्चन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चीज़ों पर फोकस किया था। पहला, फोकस्ड ऑन ट्रेड वॉर विद चाइना। कहा चाइना तुम हमारी कंपनीज को तो फेयर एक्सेस दे नहीं रहे, और अच्छा हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा रहे हो। ट्रेड वॉर। डिस्नी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीधा कह दिया कि भाई WTO यू आर ऑफ नो यूज़, हम तुमसे बाहर आ जाएंगे। WHO कोविड के टाइम पर बोल दिया यू आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि भाई सीधा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देते हैं ट्रंप तो। ऐसे ही TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इन देशों के बीच में, पैसिफिक के दोनों तरफ के देशों के बीच में पार्टनरशिप हो रही थी। ट्रंप ने कहा ये हमारे फेवर में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है तो हम बाहर। इसके बाद इन्होंने जैसे ही फ्रांस और अदर नेशंस के खिलाफ मतलब स्टेटमेंट देनी स्टार्ट करी दैट यू हैव टू पे मोर, आपको अपने टोटल GDP का 2% तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में दबाव इन वेस्टर्न एलाइंस पे भी आ गया। अगर हम कंपेयर करें चाइना से, अब PPP टर्म्स में करते हैं इकोनॉमी को यूएस की, ज़रा ये देखिए PPP टर्म मतलब ये समझ लीजिए, आसान भाषा में बताऊं, परचेजिंग पावर पैरिटी को, कि चाइना की जितनी प्रोडक्शन है एक साल में, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगर चाइनीज़ करेंसी में उस प्रोडक्शन की वैल्यू को हम परचेजिंग पावर पैरिटी पर देखें, यानी कि भाई कितना सामान आप खरीद सकते हो उस अमाउंट के बदले, तो हमें दिखता है कि यूएस का जो शेयर है ग्लोबल GDP में
अगर यूएस की इकोनॉमी में भाई मान लीजिए यूएस डॉलर में वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 50% इन 1950 टू 14% इन 2018, लेकिन अभी देखिए चाइना सरपास्ट 18%, तो यानी कि भाई चाइना तो ग्रो कर रहा है अगर पीपीपी टर्म्स में बात करें जीडीपी, और ये जो है डिक्लाइन कर रहा है। तो इससे तो लग रहा है कि अगर ये चलता रहा और चाइना की जो पॉपुलेशन लगभग 4 गुना है यूएसए से, और यही ट्रेंड चलता रहा, तो अगले 20 सालों में आपको नहीं लगता कि चाइना डोमिनेट करेगा वर्ल्ड को? यही दिख रहा है, और वर्ल्ड उसकी तरफ होता है जो डोमिनेट करता है। इसी वजह से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज़ ने अपने रिलेशंस को प्रगाढ़ किया है, यू कैन से स्ट्रॉन्ग किया है चाइना के साथ। तो वर्ल्ड का ट्रेंड ये बता रहा है। अब कनाडा के साथ देख लेते हैं रिलेशन क्या चल रहे हैं इनके। कनाडा रिसेंटली तो आपको पता है एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, पता है इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसका रीज़न है, लेकिन मतलब कनाडा और यूएसए का ये जो एक नेक्सस है ये इंडिया के खिलाफ क्यों खड़ा है? क्योंकि आप सोच रहे होंगे भाई यूएसए और इंडिया के तो अच्छे रिलेशंस थे ना, तो अब यूएसए को क्या हुआ कि वो इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है? इस बात पर जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं टेररिस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लेने पर। तो देखिए कनाडा समझ लीजिए कि यूएसए का छोटा भाई। तो जो कनाडा है उसमें जैसे ये कोल्ड वॉर वाला पीरियड था, उसके बाद वाले पीरियड में हम देखते हैं कि इनको मतलब बहुत ही फेयर अपॉर्चुनिटीज़ दी यूएसए ने। फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि एडवांटेज टू कनाडा। यूएसए को पता था कि अगर उसको अपना ग्लोबल पावर यानी कि सुपर पावर स्टेटस बनाकर रखना है तो अपने बॉर्डर्स को सेटल रखना है, यानी कि कनाडा और नीचे मैक्सिको, इनके साथ रिश्तों को अच्छा रखो। इधर सी है, मतलब इधर पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक, तो दोनों साइड से ओशन है, यहाँ पर आपके सेटल बॉर्डर हैं। ये ज़रूरी हैं किसी सुपर पावर के लिए, जिससे कि थ्रेट आएगा तो भाई आप उस पर फोकस करोगे, इनसिक्योरिटी होगी, फिर देश कैसे बढ़ पाएगा? तो इसके लिए अगर तुमने थोड़ा फेवर कर दिया, करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फेवर के अगेंस्ट तुम उसकी फॉरेन पॉलिसी को अपने फेवर में करा लो ना। नथिंग इज फ्री इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सेम इन्होंने किया। यूएसए ने कहा कि देखो यूएसए बना कैसे है, ये तो इमिग्रेंट्स से बना है, तो इमिग्रेशन का सारा प्रेशर अब यूएसए अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा था। तो कनाडा को भी समझ में आया, हाँ यार हम भी तो इमिग्रेशन पर चलते हैं, तो चलो हम भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को एक्सपेंड करेंगे। जब यूएसए को लगा कि यार अब हमें इमिग्रेशन को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो हमने देखा कि कनाडा ने भी उसके बाद एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। कहा कि नहीं, अब केवल हम स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन अलाउ करेंगे। तो यानी कि इन दोनों की जो पॉलिसी स्टैंड्स हैं उसमें एक हमें सिमिलरिटी दिखती है। ऐसा लगता है कि कई बार ये यूएसए से गाइडेड है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स। तो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स में एक साथ खड़े हैं, राइट। अफगानिस्तान का मैटर हो, इराक का मैटर हो, कहीं पर भी हो, अगर यूएसए ने कहा यस, तो आप कनाडा की तरफ देखिए ही मत, कनाडा तो यस ही करेगा। ऐसा रिलेशन इनका चलता आया है। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल सेंस आर शिफ्टिंग इन द वर्ल्ड। अगर यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि पीपीपी टर्म्स में जीडीपी का डिक्लाइन, सॉफ्ट पावर का डिक्लाइन, क्योंकि आप सुपर पावर केवल इस बात से नहीं बनते कि आपके पास हथियार कितने हैं, आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, नहीं। वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्लाइन हो रही है, हथियार का क्या करोगे? अगर दुनिया आपके हिसाब से चलेगी नहीं तो आपका स्टेटस खुद ही डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, यूएसए का स्टेटस डिक्रीज, तो कनाडा तुम्हारा क्या होगा? तुम तो यूएसए के ऊपर थे। इधर ट्रंप देखिए, ट्रंप आ रहे हैं, तो ट्रंप ने तो अभी एक स्पीच में कहा था कि जैसे ही वो आएंगे तो कनाडा पर टैरिफ बढ़ सकता है। यानी कि अगर कनाडा के प्रोडक्ट्स पर लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा, तो क्या होगा ट्रूडियो का? यानी कि इनकी इकोनॉमी में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जो अभी चल रही हैं वो एस्केलेट हो सकती हैं इनके यहाँ पर। फिर देखते हैं क्या होगा भाई इनका यूएसए और कनाडा के रिलेशंस का। ये देखिए, तो अल्टीमेटली हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब ज़रा रशिया चाइना की बात करते हैं। रशिया चाइना का कहना है कि दुनिया ना ये लिबरल यूएसए लेड ऑर्डर से कमज़ोर हो गई है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रेंथ का एक तरीका है कि आप सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, इस पर फोकस करें। वेस्ट के कल्चरल इंपीरियलिज्म को रिजेक्ट करें। वेस्ट ने अगर कहा कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, तो भाई वेस्ट ने ऐसा क्या कहा, आपने क्यों मान लिया? उनके लिए सही हो सकती है, जरूरी है आपके लिए सही हो। क्योंकि अगर पीपल आर डिवाइडेड इन योर एरिया, इफ सो मेनी पीपल आर वेटिंग इन योर नेशन टू एक्चुअली वर्क अगेंस्ट नेशन, तो हाउ कैन डेमोक्रेसी बी अ बेस्ट आइडिया? इन सच अ कंडीशन, इफ यू वांट टू मेक योर नेशन ग्रेट, देन यू नीड टू चूज autocratic trends,
जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान टू सम एक्सटेंट, रशिया। तो जो अभी जियोपॉलिटिकल सेंस की मैं बात कर रहा था, आप ये मत समझिएगा कि इट इज़ जस्ट अबाउट कि ठीक है भाई यूएसए और कनाडा और उनके कमेंट्स, चाइना का साथ नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि 5 से 10 सालों में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शिफ्ट विच रशिया, चाइना टुगेदर आर स्टैंडिंग फॉर। रशिया एंड चाइना सेइंग वी हैव टू रिजेक्ट वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न मॉडल, सो दैट वी कैन एक्चुअली से कि सुपीरियरिटी केवल वेस्ट की नहीं चलेगी, यहां पर अल्टरनेटिव हमारे लिए क्या अच्छा, हम उस पर चलेंगे। चाइना और रशिया अपने रिलेशनशिप को कह रहे हैं इट इज नो लिमिट पार्टनरशिप, कोई लिमिट नहीं है हमारी पार्टनरशिप में। इनका कहना है कि यूएसए एंड वेस्टर्न नेशंस की सोच ही छोटी है। आप पूछेंगे सोच छोटी कैसे? इनका कहना है ये वेस्टर्न नेशंस कर क्या रहे हैं। इनका आइडिया चाइना और रशिया के अगेंस्ट है। जो किसी को कमजोर करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाता है, अपने आप को थ्रेटन फील कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे एक्शन ले रहा है, तो वो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। वो क्योंकि उसकी एनर्जी दूसरे को छोटा बनाने पर लगी हुई है। These kind of comments are being made. देखिए, इट रिजेक्ट द आइडियाज ऑफ रियल पॉलिटिक्स, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम इसी को कहते हैं कि भाई इसको अगर एक फायदा हो रहा है ना, तो ये तो मेरा नुकसान है। जबकि शी जिनपिंग कह रहे हैं अरे भाई दूसरे का एक फायदा हो रहा है, होने दो। दूसरा अगर तुम्हारा दोस्त है, उसका फायदा हो रहा है, तो वो अगर अच्छी पोजीशन पे जाएगा तो उसके सामने जब कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी वो तुम्हें चूज करेगा। हैव गुड रिलेशनशिप, सपोर्ट दैट नेशन। आप कहेंगे चाइना ये कह रहा है, चाइना ये कह रहा है। अभी आपको बताऊंगा जीडीआई इनिशिएटिव, जीएसआई इनिशिएटिव, जीसीआई इनिशिएटिव, वहां पर शी जिनपिंग ऐसा कह रहे हैं। तो जो चाइना का प्रोजेक्शन आप इस मीडिया में यहां पर देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एशियन मीडिया, सभी एशियन देशों की मीडिया, अफ्रीकन नेशंस की मीडिया, लैटिन अमेरिकन नेशंस की मीडिया भी चाइना के बारे में ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रही हो। हमारे लिए तो बॉर्डर इश्यूज है, हमारे लिए चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, लेकिन चाइना उनके लिए अपनी इमेज को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है। ये देखिए, कह रहा है आइडियोलॉजिकल शिज्म से बाहर निकलना है, ऐसी ग्रुपिंग से बाहर निकलना है। कह रहे हैं कि हम काउंटर वेट बन रहे हैं। रशिया, चाइना, ईरान एंड अदर नेशंस कमिंग टुगेदर, हम काउंटर वेट बनेंगे, जिससे कि हम यूएस के जो वो इकोनॉमी, सैंक्शंस, डॉलर का वेपनाइजेशन करता है, वो नहीं कर पाएगा। ये यूएस डोमिनेटेड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर नहीं चलेगा दुनिया का। अगर हम रशिया की इंपोर्ट की बात करें तो 23.7% जो इंपोर्ट है वो चाइना से कर रहा है। वैसे यूएसए से भी है, देखिए 5.7, जर्मनी 10.1, लेकिन हाईएस्ट चाइना से, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इनका कहना है डेमोक्रेसी बेस्ट है, भाई जिसके लिए बेस्ट है उसके लिए बेस्ट हो, लेकिन हम तो अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में कहते हैं यहां पर डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक ऑल नेशंस आर गोइंग टू बी रेस्पेक्टेड इक्वली। फॉर एग्जांपल एससीओ, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, दोनों में आपको डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक दोनों तरह के नेशंस मिल जाएंगे। ये कह रहे हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में लीडिंग रोल अपने आप को हमें अदा करना है, ग्लोबल साउथ पर फोकस करना है। यही जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वेस्ट का इन्फ्लुएंस अब कम करना है, हमें उन्हें और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है। ये देखिए एससीओ में आपको ईरान भी मिलेगा, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान मिलेंगे। तुर्कमेनिस्तान नहीं है एससीओ में। तुर्कमेनिस्तान कहता है कि देखो हमें तो न्यूट्रल रहना है। एससीओ में आने का मतलब है कि हम रशिया, चाइना डोमिनेटेड ग्रुप में आ गए हैं, तो हमें तो देखो न्यूट्रल रहना है। हमारे से लगता हुआ कैस्पियन सी है, हमें उसके थ्रू ना अभी ऑयल, गैस, इसको एक्सपेंड करना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है। ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स की रिसेंट मीटिंग, उस पर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ भी, लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स में भी ईरान। तो आपको लग रहा है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस है, जिससे कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस के डोमिनेशन को चैलेंज किया जा सके। ये देखिए, इनका कहना है कि कोविड देखो, कोविड के टाइम पर यूएसए और वेस्टर्न नेशंस ने क्या किया, वैक्सीन नेशनलिज्म किया। मतलब कुछ यूरोपियन नेशंस ने अपनी टोटल पॉपुलेशन की 3 गुना कोविड वैक्सीन लेकर रख ली, बुक करा ली कि पहले हमें चाहिए। और जो बाकी नेशंस हैं, एशियन, अफ्रीकन नेशंस, जो कमजोर थे, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो वेट करते रहो। तो कहां की लीडरशिप हुई भाई फिर? तो ब्रिक्स नेशंस कह रहे हैं हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, कोविड हुआ, कोई क्राइसिस हुआ, तो वी शुड थिंक ऑफ आवरसेल्फ। ईरान कह रहा है हम भी आपके साथ हैं, हमें तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहाने से सैंक्शन लगा रखे हैं। तो रशिया, चाइना कह रहे हैं अब ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं हम कि कोई तुम पर सैंक्शन नहीं लगा पाएगा। ईरान कहता है बताओ इसके लिए करना क्या है। ये कह रहे हैं साथ रहना है, बस स्टैंड लेना है साथ में। ग्लोबल साउथ पर फोकस है इनका। इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया जीडीआई।
जिसके थ्रू शी जिनपिंग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो नॉन वेल्दी नेशंस हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, उनको हम चीप क्रेडिट दें। BRI उसका एक कंपोनेंट है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप प्रूव करो पहले कि इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, हम खुद ही इन्वेस्ट करेंगे। अब उसमें चेकबुक डिप्लोमेसी भी है, ये बात भी हमें पता है कि इसके बहाने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लोन दिया, और बदले में कौन सी कंपनी काम कर रही है? चाइनीज कंपनी काम कर रही है। आउट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स ऑफ BRI 90% प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डन बाय चाइनीज कंपनीज। ये देखो, मतलब लोन दे रहे हैं, फिर अपनी कंपनी से काम करा रहे हैं, वही पैसा फिर चाइना में आ रहा है और दूसरे की बुक्स में, अकाउंट बुक्स में उधार उधार बढ़ता जा रहा है। ये चाइना का गेम चल रहा है यहाँ पर। GDI इनिशिएटिव कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे आपके डेवलपमेंट को। GSI कह रहे हैं कि देखो दुनिया को क्या चाहिए, ये जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं इनको चाहिए पैसा और सुरक्षा, चाइना प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद पार्टनर्स लाइक रशिया एंड अदर्स। ये कह रहे हैं कि जो टसल है, फॉर एग्जाम्पल ईरान और सऊदी, हम सॉल्व कराएंगे। आपको याद होगा अभी 1 साल पहले सऊदी अरब और ईरान, इनके लीडर्स की एक मीटिंग कराई थी उन्होंने बीजिंग में, एंड दुनिया मतलब ये सोच रही थी कि भाई तुम कह रहे हो तुम दुनिया को सिक्योर करोगे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में, क्या ईरान इजराइल के बीच में भी आप रिलेशंस को अच्छा कर सकते हो? तो चाइना इजराइल की देखते रहो, वो भी होगा। क्यों? क्योंकि इजराइल से भी पार्टनरशिप है, ट्रेड पार्टनरशिप चाइना की, ईरान से भी डीप ट्रेड पार्टनरशिप है। जब इतना बड़ा बायर है चाइना, दोनों का सेलर भी है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में ब्रिज का काम आगे जाके कर सकता है। ऐसा चाइना का कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। एक फिर ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, इसको कहा जा रहा है ऐसा जैसे ये शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया, तो जीलाइजेशन कह रहे हैं कि दुनिया के ना अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं उनको अपने रूट्स को चेरिश करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, उसको स्ट्रॉन्ग करो। वेस्ट के बहकावे में मत आओ, जो वेस्ट के तौर तरीके हैं उसके चक्कर में अपने कल्चर को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी। इसके बेसिस पर आप दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करो, मतलब कनेक्ट करो। तो इनका कहना है कि जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वेस्ट कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, दीज आर ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी इज ह्यूमन राइट। चाइना कहना देखो ऐसा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, यही नहीं है ह्यूमन राइट। इनका कहना है कि भाई अगर तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम रिगार्डिंग से इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी का ही मतलब होता है दैट एज एन इंडिविजुअल यू हैव चॉइसेस। एक तरफ तुम्हारे लिए ये है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे लिए है कि पॉवर्टी हट जाए, दूसरे तुम्हारे लिए है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, आपके पास जॉब्स हो, तो आप किसको पसंद करोगे? तो चाइना का कहना है कि हमें लगता है कि ये फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल लिबर्टी के कंपैरिजन में इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब बेसिकली यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस पर फोकस होना चाहिए, राइट? तो आपको नहीं लगता है ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसे ही तो होता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंडिंग पॉवर्टी, इस पर फोकस होगा, ठीक है? विजिट्स, अब रिसेंटली इंडिया, पिछले साल मोदी जी SCO में नहीं, यहाँ पर गए थे, रशिया गए थे, उसके बाद रीसेंट विजिट, फिर ब्रिक्स विजिट। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीच में जो वैंग यी रशिया पहुँचे हुए थे, वैंग यी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकग्राउंड में एक प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है ऑफ RIC, मतलब रशिया, इंडिया और चाइना कमिंग टुगेदर। अगर रशिया, इंडिया, चाइना कमिंग टुगेदर एक पिलर बन गया तो फिर तो जो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हैं वो तो भाई बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि जो चाइना का थ्रेट है इंडिया को, बॉर्डर रिजॉल्व नहीं है, उनका क्या होगा? कैन वी ट्रस्ट चाइना फुल्ली, राइट? और क्या USA भी चाइना से बिल्कुल दूर जा रहा है? इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब जरा डेटा देखिए, सिप्री की रिपोर्ट कह रही है वेपन इंपोर्ट की बात करें तो रशिया से जो टोटल इंपोर्ट इंडिया करता था ना, वो कम कर दिए वेपन, तो रशिया के पास तो जाना नहीं वाला। तो इंडिया इज लाइक, देखो ऐसा है, रशिया की इंपॉर्टेंस जो है इंडिया के लिए वो केवल वेपन की नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। डेटा ये कह रहा है 65% से 36% डिक्रीज हो गया है। जैसे अब आपने सुना होगा आर्कटिक वाला सर्कल, तो आर्कटिक वाले सर्कल में अगर जो आइस मतलब जैसे से मेल्ट हो रही है तो न्यू रूट्स इमर्ज होंगे, वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस, ये भी पाने की उम्मीद है। तो ये कहा जा रहा है सबसे बड़ा जो लैंड है स्ट्रैटेजिक, वो तो भाई रशिया के पास है। US से तुम्हारे कंपैरिजन में, अगर अलास्का वाली जगह भी देख लो, उसके कंपैरिजन में रशिया इज हैविंग ह्यूज एडवांटेज।
तो यानी कि अगले 15 सालों में रशिया का जो स्टेटस है वो बहुत तेजी से बदलेगा। चाइना का स्टेटस ऑलरेडी बदल रहा है। इंडिया के पास ह्यूज पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 2045 तक हमारे पास दुनिया के सबसे जवान जनसंख्याओं में से एक है। तो यानी कि इनको भी जो चाहिए वो इंडिया के पास है। रशिया इसमें बीच में आ सकता है, चाइना से कह सकता है कि भाई ये इंडिया को यूज करते रहेंगे तुम्हारे खिलाफ, क्वाड बनाकर, I2U2 बनाकर। इससे अच्छा है कि बॉर्डर पर सेटलमेंट करो, एग्रीमेंट करो, इंडिया के खिलाफ एक्शन मत लो। इंडिया तुम्हारे खिलाफ नहीं लेगा, चलो मिलकर तरक्की करेंगे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। फायदा हमारी इकोनॉमी से केवल यूएसए और वेस्टर्न यूरोप को क्यों हो, जो हमारे लिए नहीं खड़े होते, उल्टा वेपन की तरह हम हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिसेंटली जो कनाडा में हुआ, तो रशिया इज इंडिकेटिंग व्हाट, कि जरा देखो इंडिया क्या कर रहा है। यूएसए और कनाडा मिलकर जो रॉ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो इंडिया की जो काउंटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ है उसको वीक करना चाहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट CIA? यूएसए में बैठे स्कॉलर्स लाइक नाउम चॉम्स्की, जिनको न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है, उनका कहना है कि दुनिया की सबसे पहली, सबसे बड़ी मॉडर्न टाइम की अगर कोई टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट नेशन है, तो वो तो यूएसए है। यूएसए की CIA है। कौन सा ऐसा मतलब मेजर नेशन नहीं है जहां पर यूएसए ने अपने इंटरेस्ट के लिए कोई कोवर्ट ऑपरेशन ना किए हो। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ बोले जा रहा है, हम पर आरोप लग रहा है कि आपने मारने की साजिश करी है, एक को आपने मारा है। जबकि कनाडा की ही दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है, लिबरल पार्टी है ट्रूडियो की, कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है कि भाई साहब तुम निज्जर को लेकर इंडिया के साथ रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि निज्जर अगर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल था तो सिटीजनशिप भी छीन लो बैकडेट में, मतलब ठीक है वो चले गए, उसके बाद भी सिटीजनशिप छीन लो, इस मुद्दे को खत्म करो। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो अलाइनमेंट है रशिया चाइना के साथ वो भी जरूरी है, बट विद आइज ओपन, क्योंकि हमें समझना होगा कि रशिया पाकिस्तान को भी हथियार बेच रहा है। हमें समझना होगा कि चाइना हम्बन टोटा पर भी है, चाइना एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी शामिल रहता है। चाइना की खुद की नेसेसिटी है कि वो फर्दर एक्सपेंड करे टू रीच इनटू इंडियन ओशन। कारण, क्योंकि साउथ चाइना सी से ट्रेड कब तक करता रहेगा। चाइना को पता है कि जो जिंगजैंग रीजन है, तिब्बत रीजन है, अगर उसमें एंटी चाइना एक्टिविटीज को क्लीन स्वीप करना है तो वहां पर हान चाइना पोप की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि ये चाइना है, यहां पर हान चाइनीज है, तो हान चाइनीज एथनिकली चाइना इज ऑल्सो यू कैन से डिवाइडेड और यू कैन से डाइवर्सिफाइड। यहां पर तिब्बती पॉपुलेशन, उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन हान चाइनीज को यहां पर पहुंचा रहा है। लेकिन भाई हान चाइनीज यहां से यहां पर क्यों जाएंगे? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएंगे। लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी? जब यहां से ट्रेड इंडियन ओशन पे हो सकेगा। ये रहा पाकिस्तान वाला रूट, ये रहा म्यांमार वाला रूट, और ये रहा इंडिया। इंडिया के टेरिटरी से अगर तुम लेकर जाओगे, इंडिया तुम्हारा दोस्त कैसे बना रहेगा भाई? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी करोड़ों इंडिया की टेरिटरी से होकर जा रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। तुम म्यांमार के रूट से आ रहे हो, कुनमिंग से क्यूप्युक तक कल आ रहे हो, और क्यूप्युक के पास सितवे पोर्ट जो जहां पर इंडिया खड़ा है, जहां पर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें चाइना को गुरेज है। चाइना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है म्यांमार को, प्लस म्यांमार बेस्ड आउटफिट्स को। तो भाई ये एरियाज भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना, ऐसी थोड़ी ना RIC बन जाएगा। दिस फ्रेंडशिप इज गोइंग टू कम एट अ कॉस्ट। सो अगर दुनिया बदल रही है, USA कनाडा आउट फ्रॉम दी यू कैन से दैट सर्कल एंड रशिया चाइना कमिंग मोर क्लोजर, देन दिस इज द कॉस्ट दैट चाइना हैज टू बेयर, बिकॉज इंडिया इस पर कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? ये डॉलर का डोमिनेंस ये नहीं चलता रहा जा सकता। यहां पर भी रशिया चाइना इंडिया कमिंग टुगेदर, क्योंकि हम स्विफ्ट जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। RBI ने अलाउ किया है इवन NRIs को कि भाई आप रुपी में भी अलग से बैंक अकाउंट इवन फॉरेन कंट्रीज में खोल सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कमेंट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोस्ट्रो अकाउंट एंड वोस्ट्रो अकाउंट? नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। चलिए अब दोबारा आते हैं इस पर। मर्शाइमर रियलिस्ट जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ थॉट है उसके प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं। इनका कहना है कि इन्हें लगता है कि जब तक है चाइना का थ्रेट USA पर भारी, तभी तक है USA और इंडिया की यारी। राइमिंग बन गई है। तो
जब तक है चाइना का थ्रेट यूएसए पर भारी, तब तक है यूएसए एंड इंडिया की यारी। अगर चाइना का थ्रेट गया तो समझ लेना कि यूएसए के लिए इंडिया उतना जरूरी नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे सर चाइना का थ्रेट यूएसए से मतलब कैसे जा सकता है? अभी तो भाई ट्रंप, मतलब अभी तो बाइडेन है, अब देखते हैं आगे कौन आएगा। इससे पहले मतलब ट्रंप थे, उससे पहले बाइडेन, मतलब उससे पहले ओबामा की बात कर रहा हूं। तो ओबामा के टाइम पर G2 नाम से एक ग्रुप चर्चा में आया था। G2 पता है कौन था? यूएसए एंड चाइना। मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा वाज सेइंग ग्रुप 2। तो भाई साहब अगर ओबामा ग्रुप 2 की बात कर सकते हैं तो मर्शाइमर कह रहे हैं कि भाई तुम भी अपनी आंखें खोल लो। ये केवल डायनेमिक्स का गेम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फ्यूचर में अगर चाइना और इंडिया के बीच में, मतलब चाइना और यूएसए के बीच में ऐसा एंगेजमेंट बन गया कि दोनों साथ हो जाएं, तो फिर इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी ये हमारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि 1970 से अभी 2024 तक चाइना को यहां तक लाने में खुद यूएसए का रोल है। अभी मैंने जो स्टोरी आपको सुनाई थी रिचर्ड निक्सन वाली, WTO में एंट्री कराना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना, यहां पर भ्रमा चलानी कह रहे हैं कि भाई साहब यूएसए जस्ट चेक योर डेट। यूएसए की गवर्नमेंट पर जो टोटल डेट है ना, उसका सेकंड सबसे बड़ा जो डेट होल्डर है, मतलब जिसने सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया हुआ है, वो चाइना है। देखिए फरवरी 2024 का डेटा, चाइना रिमेन द सेकंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट डेट। तो आपको नहीं लगता जो मैं प्रेडिक्शन यहां पर कर रहा हूं या जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि यार ग्रुप 2 तो फ्यूचर में अगर बन गया फिर क्या होगा, तो हमें आंखें खोलकर रखनी पड़ेंगी कि भाई कैसे डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं, राइट। प्लस भ्रमा चलानी का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि पहले बाइडेन जैसी राष्ट्रपति बने तो उसके बाद कंटेनिंग चाइना ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैनेज्ड कंपटीशन की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर इनकी अप्रोच कुछ माइल्ड दिख रही है कुछ पॉइंट्स पर अगेंस्ट चाइना। तो अगर वो माइल्ड हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा। यहां पर सी राजा मोहन, ये भी फेमस स्कॉलर हैं, ये भी रियलिस्ट स्कूल से आते हैं। तो इनका कहना है कि इंडिया को यूएसए की अप्रोच में एंट्रैप्ड नहीं रहना। या तो इंडिया यूएसए के हिसाब से रह जाएगा, एंटी चाइना, या फिर एक समय ऐसा आएगा यूएसए इंडिया को साइडलाइन करके कुछ चाइना के साथ रिलेशन बेटर कर लेगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे यूरोप, तो यूरोपियन यूनियन चाइना पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रही? जैसे हंगरी देखिए, हंगरी पर उन्होंने BYD इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन गई है। तो चाइना आराम से EU में ट्रेड कर रहा है, EVs में अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। तो यानी कि EU के भी सारे के सारे नेशन चाइना के खिलाफ नहीं है। एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस खुद नेटो का पार्ट है, और कुछ टाइम पहले इमैनुअल मैक्रोन बीजिंग में आते हैं और खुद यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं कि यूरोप शुड नॉट एक्चुअली टो द लाइंस ऑफ यूएसए। तो इसका मतलब है कि भाई ये खुद भी एक नहीं है, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए। तो हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा, राइट। और यहां पर सी राजमोहन ये भी कह रहे हैं कि देखो यूएसए बार बार इंडिया को प्रोजेक्ट करता रहता है कि देखो चाइना के तो हम काउंटर हैं, दुनिया चाइना के काउंटर में है, और ऐसे में अगर चाइना नहीं तो कौन? तो पीछे से आवाज आएगी इंडिया। यही हो रहा है ना, यूएसए यही प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि चाइना तो हो रहा है डिक्लाइन, चाइना पर हम लगाएंगे सैंक्शन, चाइना को करेंगे एनसर्कल, तो चाइना की जगह चाइना की गद्दी पर कौन बैठेगा? एशिया की गद्दी पर कौन बैठेगा? इंडिया लेड एशिया हो जाएगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा। वैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, चाइना एशिया को चाहता है वो चाइना लेड रहे, हम बात मल्टीपोलर की करते हैं, बट हम चाहते हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना, सीधी बात, राइट। लेकिन यहां पर एनालिसिस कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कह रहे हैं कि चाइना नहीं तो कौन, तो भाई साहब ये केवल तुम्हें पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत ये है चाइना जो चाइना बना है वो बहुत और कारणों से भी बना है। वो इस वजह से बना कि उस समय यूएसए जैसी इकोनॉमीज को ऐसे चीप प्रोडक्शन की जरूरत थी, जिस समय पर चाइना के साथ साथ अदर एशियन टाइगर्स, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, अदर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जिन्होंने 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट रखी, उन सब ने अपने आप को बढ़ाया। लेकिन आज तो यूएसए एंड यूरोप खुद प्रोटेक्शनिज्म के लाइन पर जा रहा है। तो ऐसे में यू कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन दीज कंट्रीज। इंडिया को अगर पावरफुल बनना है तो केवल वेस्ट क्या कह रहा है कि हम चाइना की जगह तुम्हें फेवर करेंगे, केवल उससे काम नहीं चलेगा। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर फोकस करना पड़ेगा, और केवल यूएसए यूरोप में नहीं, हमें आसियान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हमें यहां पर टारगेट करना पड़ेगा।
जिस सीढ़ी से चाइना ऊपर चढ़ा वो सीढ़ी अब काम आए जरूरी नहीं। जैसे कि ब्रिटेन जिस तरीके से हेजेमनी बना था उस तरीके से यूएसए नहीं बना, जिस तरीके से यूएसए बना उस तरीके से चाइना नहीं बन रहा, और जिस तरीके से चाइना बना तो उस तरीके से इंडिया नहीं बनेगा। इंडिया नीड्स इट्स ओन स्ट्रेटजी, वी नीड आवर ओन ट्रैक, राइट। तो वे फॉरवर्ड के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि देखो इंडिया, चाइना, रशिया, ये जो पार्टनरशिप है इट्स गुड बिकॉज वी शुड ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव when it comes to national security, right? But we should also know that we also need USA to some extent for time being. मतलब देखिए रिश्तों, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस का रूल है, कम्युनिकेशन चैनल्स शुड ऑलवेज बी ओपन। अगर कनाडा के साथ अभी रिश्ते खराब हुए तो ऐसा मत समझिएगा कि बैक चैनल्स वर्क नहीं करें, बैक चैनल्स वर्क कर रहे होंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर इनके द्वारा बनाया गया सिस्टम हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट में है, तो यस वी शुड हैव आवर अल्टरनेटिव्स ओपन। हमें अपनी स्ट्रेंथ में विश्वास रखना पड़ेगा और अपने नए इकोनॉमी की फील्ड में अपने नए कंपनीज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो इंडियन कंपनीज ग्लोबल कंपनीज बने। इंडिया शुड हैव दैट माइंडसेट, हैव दैट एक्सपोनेंशियल माइंडसेट लाइक चाइना इज हैविंग राइट नाउ। देखिए, दुश्मन की भी अगर कोई बात ऐसी है जिससे हमें सीखने के मिल सकता है, वी शुड लर्न। दैट्स हाउ वी कैन सिक्योर आवर नेशन। अगर वो एक्सपोनेंशियल प्लान रख रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जीएसआई, जीडीआई, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, तो हमें उस पर भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो यूएसए के साथ क्वाड है, I2U2 है, हमें उस पर भी अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा क्योंकि वो भी जरूरी है, राइट। तो आई थिंक अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सब कुछ हो गया क्लियर, जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। आपके क्या ओपिनियन है, डू शेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी इस पूरी जर्नी में फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस डायनामिक्स विच आर गोइंग ऑन। तो आप इसके लिंक को अलग से कॉपी करके रख लीजिएगा। वेन एवर यू आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, दिस वीडियो विल बी यूजफुल। यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया रशिया चाइना रिलेशंस इन करंट जियोपॉलिटिकल फ्लक्स। आई थिंक क्लैरिटी हो गई। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।